स्टूडेंट, कार्पल बॉन्ड के नाम याद रखना तो आसान है, लेकिन एग्जाम में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या होता है? मसल्स अटैचमेंट में। अगर आपको अटैचमेंट को रट्टा नहीं मानना है तो आज हम समझेंगे द 4 पिलर ऑफ द कार्पस। ये कॉन्सेप्ट 4 बॉन्ड का है जो पूरे वृष्ट की एनाटॉमी को होल्ड करता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, कार्पस यानी वृष्ट के चारों कोने पर 4 स्पेसिफिक बॉन्ड होती है जो पिलर्स या खंभे की तरह काम करती है। ये बॉन्ड्स है स्किफोइड और ट्रेपेजियम लेटरल अंगूठे की साइड, और पीसीफॉर्म और हेमेट मीडियल लिटिल फिंगर की साइड। याद रखिए, वृष्ट की ऑल मेजर अटैचमेंट, चाहे वो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम हो या इंट्रिंसिक मसल्स, इन्हीं चारों पिलर पर डायरेक्टेड होती है। तो चलिए डिटेल में देखते हैं कि ये पिलर कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लेटरल पिलर की। याद रखना बहुत सिंपल है। लेटरल मतलब अंगूठे की साइड और थंब की साइड हमारे पास 2 बॉन्ड होती है, स्किफोइड और ट्रेपेजियम। सबसे पहले हम स्किफोइड अटैचमेंट समझते हैं। स्किफोइड बॉन्ड पर एक उभरा हुआ हिस्सा होता है जिसे हम ट्यूबरकल कहते हैं। यहाँ 2 चीजें अटैच होती है। सबसे इंपॉर्टेंट फ्लेक्सर रेटिनाकुलम जो कार्पल टनल की रूप बनाता है। ये कार्पल टनल क्या है इसे हम आगे डिटेल में समझते हैं। दूसरा है मसल्स। यहाँ से अबडक्टर पॉलिसी ब्रेविस और ओपेनस पॉलिसिस के कुछ फाइबर ओरिजिनेट होते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये मसल्स थंब को बाहर की तरफ मूव करने में मदद करता है। स्किफोइड के बाद लेटरल पिलर की दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बॉन्ड है द ट्रेपेजियम। इस बॉन्ड को समझने के लिए हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, द क्रिस्ट यानी उभार वाला पार्ट और द ग्रूव गड्ढा। सबसे पहले फोकस करेंगे क्रिस्ट पर। इस क्रिस्ट पर थिनर एमिनेंस के 3 मसल्स ओरिजिनेट होते हैं। थिनर एमिनेंस मतलब आपके अंगूठे का वो फ्लेसी मोटा हिस्सा। और ये 3 मसल्स कौन से हैं? अबडक्टर पॉलिसी ब्रेविस, फ्लेक्सर पॉलिसी ब्रेविस और ओपेनस पॉलिसिस। आपने नोटिस किया कि सबके नाम में पॉलिसिस आता है क्योंकि ये थंब को कंट्रोल करता है। अब आते हैं गड्ढे पर। इस ग्रूव का फंक्शन बहुत खास है। इसके अंदर एक टेंडन पास होता है, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस। टेंडन का नाम क्या है? फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस। और इस टेंडन को वही पकड़कर रखने के लिए फ्लेक्सर रेटिनाकुलम की 2 लेयर इस ग्रूव के एजिस पर अटैच होती है। बेसिकली ये रेटिनाकुलम इस टेंडन के लिए एक अलग से टनल बना देता है। और फाइनली लेटरल सरफेस पर लेटरल लिगामेंट अटैच होते हैं जो व्रिस्ट जॉइंट को बाहर से सपोर्ट देता है। तो ये था हमारे लेटरल पिलर कंप्लीट। अब चलते हैं मीडियल पिलर की तरफ। मीडियल पिलर यानी लिटिल फिंगर साइड। यहाँ हमारे पास 2 बॉन्ड हैं, पीसीफॉर्म और हेमेट। सबसे पहले देखते हैं पीसीफॉर्म बॉन्ड को। ये बॉन्ड साइज में छोटी है लेकिन अटैचमेंट का हब है। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है 1 इन 1 आउट रूल। 1 इन यानी इंसर्जन एक मसल्स यहाँ आकर जुड़ती है। यहाँ फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस मसल्स का इंसर्जन होता है। 1 आउट यानी एक मसल्स ओरिजिनेट होती है। जैसे थंब साइड पर अबडक्टर पॉलिसिस था, वैसे ही लिटिल फिंगर के लिए यहाँ से ओरिजिनेट होता है अबडक्टर डिजिटी मिनिमी। डिजिटी मिनिमी का मतलब होता है छोटी उंगली। अब बात करते हैं लिगामेंट की। याद है हमने लेटरल साइड पर फ्लेक्सर रेटिनाकुलम देखा था, वही सेम फ्लेक्सर रेटिनाकुलम यहाँ पीसीफॉर्म पर भी अटैच होता है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। यहाँ एक्सटेंशन रेटिनाकुलम भी अटैच होता है जो इस बॉन्ड को यूनिक बनाता है। और ऐसे ही कई सारे दूसरे छोटे छोटे लिगामेंट भी यहाँ अटैच होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं पिलर की आखिरी बॉन्ड द हेमेट। हेमेट बॉन्ड की सबसे खास बात है इसका ये हुक जैसा स्ट्रक्चर जिसे हम हेमिलस भी कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस हुक की टिप। यहाँ अटैच होता है हमारा फ्लेक्सर रेटिनाकुलम और यही वो पॉइंट है जहां हमारा कार्पल टनल का कॉन्सेप्ट पूरा होता है। मतलब फ्लेक्सर रेटिनाकुलम का स्किफोइड और ट्रेपेजियम से शुरू हुआ
और पीसीफॉर्म को टच किया और अब फाइनली हेमेट पर आकर लॉक हो गया। अब आते हैं हुक के मीडियल साइड पर। यहाँ से दो मसल्स ओरिजिनेट होते हैं जो आपकी लिटिल फिंगर को कंट्रोल करते हैं। फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी जो फिंगर्स को बेंड करेगा और ओपनस डिजिटी मिनिमी जो फिंगर्स को थंब की तरफ लाएगा। नोट कीजिए पीसीफॉर्म पर अबडक्टर था और यहाँ फ्लेक्सर और ओपनस है, तीनों मिलकर लिटिल फिंगर का पूरा मूवमेंट बनाते हैं। तो स्टूडेंट ये था वो 4 पिलर जिन पर आपके रिस्ट के मेजर अटैचमेंट टिके हुए हैं। अगर आपने इन 4 बोन को समझ लिया तो बाकी कार्पल एनाटॉमी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। मसल्स और लिगामेंट देखने के बाद अब आते हैं आर्टिकुलेशन पर। सरल शब्दों में बात करें तो कौन सी बोन किसके साथ जुड़ती है? सबसे पहले बात करते हैं प्रोक्सिमल रो की। तो शुरू करते हैं स्किपॉइड से। इसमें आप रिस्ट का सोशल बटरफ्लाई कह सकते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा बोन के साथ जुड़ता है। ये टोटल 5 चीजों से आर्टिकुलेट करता है। ऊपर की तरफ रेडियस, साइड में ल्यूनेट और नीचे डिस्टल रो के 3 बोन, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड और कैपिटेट। यही वो बोन है जो प्रोक्सिमल रो और डिस्टल रो के बीच में ब्रिज का काम करती है। नेक्स्ट है ल्यूनेट। ये भी काफी कनेक्टेड है। ऊपर रेडियस से, साइड में स्क्यूफॉइड और ट्राइक्वार्टरल और नीचे कैपिटल और हेमेट से। ये वृष्ट के लोड ट्रांसमिशन में सेंट्रल का रोल प्ले करता है। इसके बाद आते हैं ट्राइक्वार्टरल पर। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान दीजिए ट्राइक्वार्टरल ऊपर किसी बोन से डायरेक्ट टच नहीं होता। ये आर्टिकुलेट करता है इंफीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट के आर्टिकुलर डिस्क से। बाकी ये पीसीफॉर्म, ल्यूनेट और हेमेट से भी जुड़ा होता है। और फाइनली हमारा सबसे सिंपल बोन द पीसीफॉर्म। ये किसी झगड़े में नहीं पड़ता, ये बस शांति से ट्राइक्वार्टरल के ऊपर बैठा होता है। इसका सिर्फ एक ही आर्टिकुलेशन है ट्राइक्वार्टरल के साथ। प्रोक्सिमल रो के बाद अब आते हैं डिस्टल रो पर। इस रो को याद रखने का सीक्रेट है मेटाकार्पल्स, यानी फिंगर्स की बोन। हर कार्पल बोन स्पेसिफिक फिंगर्स को सपोर्ट करती है। सबसे पहले है ट्रेपेजियम। हम जानते हैं कि ये थंब के नीचे होती है, इसीलिए ये आर्टिकुलेट करती है फर्स्ट मेटाकार्पल के साथ। साथ ही ये थोड़ा सा सेकंड मेटाकार्पल को भी टच करती है। प्रोक्सिमल रो पर ये स्किफॉइड से जुड़ती है। अब सीधा जंप करते हैं कैपिटेट पर, जो वृष्ट की सबसे बड़ी बोन है। इसका नाम ही कैपेट से आया है। इसके बारे में सबसे खास बात यह है कि ये अकेली ऐसी बोन है जो तीनों मेटाकार्पल के साथ जुड़ती है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। यही वजह से वृष्ट की सबसे स्टेबल बोन मानी जाती है। और ये इन दोनों के बीच में फंसी होती है ट्रेपेजॉइड। ये बेचारी ट्रेपेजियम और कैपिटेट के बीच में ट्रैप्ड रहती है। ये आर्टिकुलेट करती है सिर्फ सेकंड मेटाकार्पल के साथ। और लास्ट में है हमारी हुक वाली बोन हेमेट। जैसे हमने पहले देखा कैपिटेट ने फोर्थ मेटाकार्पल को तक कवर किया था, तो हेमेट बाकी बची हुई दोनों फिंगर्स यानी फोर्थ और फिफ्थ मेटाकार्पल के साथ आर्टिकुलेट करती है। ये थे कार्पल बोन के सभी आर्टिकुलेशन। अब हम आते हैं इस लेक्चर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, क्लिनिकल एनाटॉमी। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है स्किफॉइड फ्रैक्चर। स्टूडेंट, स्किफॉइड बोन का फ्रैक्चर यंग एडल्ट में बहुत कॉमन है। ये फ्रैक्चर होता कैसे है? सोचिए, कोई इंसान गिर रहा है और वो अपने हाथ को बचाने के लिए हाथ सीधा जमीन पर टिकाया है। इसे हम करते हैं फॉल ऑन एन आउटस्ट्रेचेड ऑफ हैंड। ऐसी चोट लगने पर स्किफॉइड यूजुअली अपने बीच वाले हिस्से से टूट जाती है, जो कि इस बोन का सबसे नैरो पार्ट होता है। तो अब सवाल ये है कि हमको पता कैसे चलेगा कि फ्रैक्चर हुआ है या नहीं? इसके लिए हम चेक करते हैं एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। ये देखिए मेरा हाथ, और जैसे हम इस अंगूठे को पीछे की तरफ खींचते हैं तो यहाँ एक गड्ढा बनता है। इस गड्ढे को कहते हैं एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। ये अंगूठा है, अंगूठे को ऐसे पीछे की तरफ खींचकर यहाँ एक खट्टा बनता है जिसे एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स कहा जाता है।
अगर आप अपने थंब को पीछे खींचोगे तो wrist के साइड में एक गट्टा बनता है। अगर फ्रैक्चर हुआ है तो यह दबाने पर पेशेंट को बहुत तेज दर्द होता है। जो मैंने आपको एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स बताया, वहां दबाने से पेशेंट को बहुत दर्द होता है। एक और क्लिनिकल टेस्ट है। अगर आप पेशेंट के थंब या इंडेक्स फिंगर पर सामने से थोड़ा मारेंगे तो वो फोर्स सीधा स्किपोइड पर जाएगा और पेशेंट को दर्द महसूस होगा। अब तक हमने देखा कि कैसे और क्यों हुआ, लेकिन देखते ही कि ये इतना डेंजर क्यों है। चलिए बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की। स्किपोइड फ्रैक्चर डेंजरस होता है। इसके ब्लड सप्लाई की वजह से नॉर्मल बोन्स में खून हर तरफ से आता है, लेकिन स्किपोइड में ब्लड सप्लाई डिस्टल टू प्रॉक्सिमल जाती है, यानी खून पहले ट्यूबरकल में घुसता है और फिर पीछे की तरफ बॉडी में जाता है। तो अगर फ्रैक्चर बीच में हो गया तो क्या होगा? रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, प्रॉक्सिमल हाफ को खून मिलना बंद हो जाएगा और बिना ब्लड के वो हड्डी मर जाएगी। इसे मेडिकल लैंग्वेज में हम एवास्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं। ये कॉम्प्लिकेशन ही स्किपोइड फ्रैक्चर को इतना यूनिक और क्लिनिकली इंपॉर्टेंट बनाती है। स्किपोइड फ्रैक्चर समझने के बाद अब बात करते हैं ल्यूनेट की। स्टूडेंट, ल्यूनेट बोन यूजुअली टूटती नहीं है, बल्कि अपनी जगह से हिल जाती है। इसीलिए डिसलोकेशन ऑफ ल्यूनेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये डिसलोकेशन होता कैसे है? इमेजिन कीजिए कोई गिर रहा है और उसका हाथ बहुत ज्यादा पीछे मुड़ा हुआ है और कोहनी भी मुड़ी हुई है। इस पोजीशन में जब जोर पड़ता है तो ल्यूनेट बोन अपनी जगह छोड़ देती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हड्डी जाती कहाँ है? ये हमेशा एंटीरियरली यानी आगे की तरफ खिसक जाती है। और आगे क्या है? आगे है हमारा कार्पल टनल। जब ल्यूनेट बोन आगे खिसक कर कार्पल टनल में घुस जाती है तो वहां से गुजरने वाली मीडियन नर्व को दबा देती है और इस वजह से पेशेंट को वो सारे सिम्टम्स आते हैं जो कार्पल टनल सिंड्रोम के होते हैं, जैसे इंगलियों में झंझनाहट और दर्द होना, और इसे हम एक्यूट कार्पल टनल सिंड्रोम भी कहते हैं। हमने देखा कि ल्यूनेट बोन आगे खिसककर कार्पल टनल को तंग करती है। तो आखिर ये कार्पल टनल सिंड्रोम है क्या? इसे हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम इसकी एनाटॉमी देखते हैं कि कार्पल टनल एक सुरंग जैसा रास्ता है और इसका फ्लोर बनता है कार्पल बोन की कॉन्केविटी से और इसकी छत बनती है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से। जब इस टनल के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, चाहे वो सूजन से हो, फ्लूइड रिटेंशन से हो या फिर डिसलोकेशन से, तो सबसे पहले पिसती हमारी ये मीडियन नर्व। इसके सिम्टम्स पहचानना बहुत आसान है। अगर आपको 3.5 डिजिट रूल पता हो। 3.5 डिजिट क्या है तो ये समझते हैं। पेशेंट को झंझनाहट महसूस सिर्फ लेटरल 3.5 डिजिट में होगी, यानी थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर और रिंग फिंगर का आधा हिस्सा। लिटिल फिंगर यूजुअली बच जाती है क्योंकि वहां अल्नर नर्व होती है। अगर इसे ट्रीट न किया जाए तो कंडीशन बिगड़ सकती है। धीरे धीरे थिनर एमिनस मसल्स सूखने लगते हैं और इसे अंगूठे की ऑपोजिशन मूवमेंट खत्म हो जाती है। थंब फिंगर्स को टच नहीं कर पाता, हाथ बंद जैसे यानी बंदर जैसे दिखने लगते हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम में देखा कि मीडियन नर्व दबती है, लेकिन अगर ब्रेस्ट में अल्नर नर्व दब जाए तो क्या होगा? तब होता है गेउन्स कैनाल सिंड्रोम या अल्नर टनल सिंड्रोम। ये कंपैरिजन होता है हमारे मीडियन पिलर की दो बोन के बीच में, पीसीफॉर्म और हेमेट। ये कंडीशन उन लोगों में बहुत कॉमन है जो साइकिल चलाते वक्त हैंडल पर बहुत जोर देते हैं, इसीलिए इसे हम हैंडल वेलर पाल्सी भी कहते हैं। इसमें पेशेंट की छोटी उंगलियों में झंझनाहट होती है। और फाइनली लास्ट कंडीशन है केन बॉक्स डिजीज। हमने पढ़ा था कि स्किफोइड फ्रैक्चर होने पर हड्डी मर जाती है, लेकिन केन बॉक्स डिजीज में ल्यूनेट बोन की डेथ हो जाती है और कई बार इसका कारण भी पता नहीं लगता। धीरे धीरे ल्यूनेट बोन वीक होकर टूटने लगते हैं। तो स्टूडेंट, ये था कंप्लीट गाइड ऑन कार्पल बोन। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर सब कुछ कवर कर लिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे
तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिले। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।